हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। आप सभी को पता है एलडीसी का बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें रेगुलर साइंस की स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, बिल्कुल फ्री क्लास हो रही हैं, ठीक है। और वीडियो लेक्चर्स, ई नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्प्रेरक कैटालिस्ट, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ा और रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा। इसके अलावा हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा। और इस जो लेसन है उसका जो आखिरी टॉपिक है जो आपके एलडीसी सिलेबस में है वो है उत्प्रेरक। यहाँ से सवाल डेफिनेटली बनेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम देखेंगे, कुछ थ्योरी भी हम देखेंगे। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए और टेलीग्राम पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। जो सबसे अच्छे नोट्स बनाएगा उसे हम पुरस्कृत करेंगे, ठीक है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली स्लाइड है वो आपके सामने ये रही। तो आपकी जो पहली स्लाइड है उसमें आपका टॉपिक दे रखा है, टॉपिक है उत्प्रेरक, ठीक है, यानी कैटालिस्ट। उत्प्रेरक क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन क्या है। वह पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं तो अपरिवर्तित है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उत्प्रेरक कहेंगे। यहां पर भी वही डेफिनेशन लिख रखी है कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है परंतु स्वयं के गुण में या भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह अपरिवर्तित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। नोट कर लो इस डेफिनेशन को कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित करते हैं परंतु उसके गुण और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वह पदार्थ जो स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, या तो कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, उसे कैटालिस्ट कहेंगे। और इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब उत्प्रेरक का काम इतना होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन हो रही है अगर आप उसमें थोड़ा बहुत उत्प्रेरक यूज करें तो ये अभिक्रिया को या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा, है ना। मतलब अभिक्रिया में चेंज करने की कोशिश करेगा, या तो उसको वेग को बढ़ा देगा या कम कर देगा, ठीक है ना। नॉर्मली आग जल रही है, आपने उसमें घी डाल दिया, आग बढ़ जाएगी आपकी। तो वो जो घी में, आग के अंदर जो घी डालने वाला काम है वो घी उत्प्रेरक का काम कर रहा है। एज ए एग्जांपल मैंने लिया, बाकी जो आपके केमिकल एग्जांपल है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उत्प्रेरक के उदाहरण की यहां पर हम बात करें तो यहां पर आपका एग्जांपल दे रखा है कि KClO3 के विलयन से O2 के निर्माण में जो MnO2 है वो एक उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहां पर KClO3 एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, ठीक है, एक अभिकारक है और उसकी क्रिया आपने करवाई MnO2 से जो एक उत्प्रेरक है 270 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद बनेगा पोटेशियम क्लोराइड। उत्पाद क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड उत्पाद बनेगा। साथ में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और उत्प्रेरक यूज कौन सा आया, MnO2, ठीक है ना। तो KClO3 की अगर हम बात करें तो यहां पर 2KClO3, ठीक है ना। इसकी अब इसको आप लोग रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। उत्प्रेरक आपने यूज लिया MnO2, उत्प्रेरक आपने यूज लिया दोस्तों, क्या यूज लिया आपने, MnO2 उत्प्रेरक यूज लिया। तो यहां पर क्या बना, तो यहां पर पोटेशियम क्लोराइड बना, साथ में क्या बन गया, तो साथ में ऑक्सीजन बन गया। क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारक से जो उत्पाद बन रहा है और उसकी जो प्रेजेंस है वो उत्प्रेरक है, तो अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। तो मतलब KMnO2 एक उत्प्रेरक है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया को चेंज कर देगा, उसके वेग को चेंज कर देगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बेसिक बात है। मजा आ जाएगा दोस्तों, एक एक चीज़ों को नोट करते चलिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मजा आ जाएगा। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया सो ठान लिया। मेहनत करनी है इस बार, LDC, लैब असिस्टेंट, इन भर्तियों को फोड़ना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक में आपको यही बात याद रखनी है और उत्प्रेरक की जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इसी क्लास में पढ़ाने वाला हूं। 15 से 20 सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो 15 से 20 सवाल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो इसी क्लास में आप लोग बने रहे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्प्रेरक के लक्षण देखते हैं या गुण क्या होते हैं उत्प्रेरक के, ठीक है ना। उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उत्प्रेरक के गुण के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। जो उत्प्रेरक होता है ये उत्प्रेरक
अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। और बिल्कुल डेफिनेशन में भी था कि जो उत्प्रेरक है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वो रिएक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, उत्प्रेरक की मात्रा बहुत कम होती है, बिल्कुल ठीक बात है। अभिक्रिया नॉर्मली कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें उत्प्रेरक की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, उत्प्रेरक बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया को प्रेरित करने में सहायक होता है। इसके अलावा अभिक्रिया का आरंभ उत्प्रेरक नहीं करता, ये केवल अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, ठीक है ना। अभिक्रिया का आरंभ मतलब स्टार्ट कौन करता है, स्टार्ट तो जब आप दो अभिकारक मिलाओगे तब जाके कोई उत्पाद बनेगा, तो उत्प्रेरक बाद में आता है, अभिक्रिया पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट भी बड़ा ही आसान है। चौथा पॉइंट आपके सामने है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता, ये भी बात ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि उत्प्रेरकों की जो प्रकृति है वो विशिष्ट होती है। तो ये 5 पॉइंट आप लोग नोट कर लो, ये पीडीएफ आपको एंड में बता दूंगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे क्लास एंड होगी सभी बच्चों को लास्ट तक क्लास में बने रहना है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो 5 पॉइंट है, फटाफट से रिवाइज करते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से परिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही अभिक्रिया को प्रेरित करने में सहायक होती है, ठीक है ना। अभिक्रिया का जो आरंभ है उत्प्रेरक नहीं करता, केवल अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है, एंड उत्प्रेरकों की जो प्रकृति है वो विशिष्ट होती है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। दो प्रकार से यहाँ पर भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को आप दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, सममांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। क्या होता है सममांगी विषमांगी, आइए देखते हैं, ठीक है। तो सममांगी विषमांगी की अगर हम बात करें, सममांगी उत्प्रेरण आपके सामने ये रहा। सममांगी उत्प्रेरण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही अवस्था में हो, बड़ा ही आसान इसकी डेफिनेशन है, नाम से पता लग रहा है सममांगी मतलब समान अवस्था। तो जब उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही अवस्था में हो तो इस उत्प्रेरक को सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। अभिकारक वो जो क्रिया कर रहे हैं, तो उत्प्रेरक अभिकारक उत्पाद सब अगर सिमिलर स्टेज में हो, है ना, तो वो क्या होगा सममांगी उत्प्रेरक। तो जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही अवस्था में स्थित होते हैं तो इस उत्प्रेरक को सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं, एवं इस घटना को सममांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अभिकारक आपके सामने है 2SO2, अभिकारक आपके सामने है 2SO2, जिसकी क्रिया अगर आप O2 से करवा रहे हैं और उत्प्रेरक आपने लिया NO, क्या लिया, उत्प्रेरक लिया आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो क्या बनेगा उत्पाद बनेगा 2SO3, साथ में उत्प्रेरक आपके पास में NO। तो अभिकारक आपके पास में 2SO यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाने से जो उत्पाद बन रहा है वो बन रहा है 2SO3, ठीक है। और जो आपने उत्प्रेरक यूज लिया वो लिया NO, तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज लिया है वो है NO। अब इन सबकी जो अवस्था है वो क्या होगी, सेम ही होगी। तो डाइऑक्साइड ऑक्साइड सबकी अवस्था क्या है, सेम है। तो इस एग्जाम्पल में दोनों अभिकारक गैस अवस्था में है, ठीक है। उत्प्रेरक जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी गैस अवस्था में है, जिस कारण से ये अभिक्रिया सममांगी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सममांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है निम्न में से, या ये एग्जाम्पल कौन सी उत्प्रेरण का है या उत्प्रेरक का है, तो आपसे पूछ लेंगे, तो राइट आंसर सममांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी सममांगी का डिफरेंस हो जाएगा, है ना, सममांगी का बिल्कुल डिफरेंट है। सममांगी में क्या होता है, उत्पाद अभिकारक और उत्प्रेरक सबकी अवस्था क्या होती है, सेम ही होती है। यहां पर क्या होगा, विषमांगी में अलग अलग होगी। जब उत्प्रेरक अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हो तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरक है उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। अभिकारक जो है N2 है, अभिकारक एक आपका 3H2 है, उत्प्रेरक आपने आयरन ले लिया, उत्पाद आपका अमोनिया बन गया, तो सब कुछ अलग है। अभिकारक N2H2 गैस अवस्था में है, उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है, तो आपका भिन्न हो गया। तो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न हैं, तो उसे विषमांगी क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। बहुत ही आसान था, ठीक है। क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक को दो भागों में बांटते हैं, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण, ठीक है ना। क्रियाविधि के आधार पर अगर हम कैटालिस्ट के डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर एक तो है स्व उत्प्रेरण, दूसरा है आपका प्रेरित उत्प्रेरण, ठीक है ना। तो स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है, आइए देखते हैं। स्व उत्प्रेरण क्या होता है, नाम से पता लग रहा है स्व यानी स्वयं, है ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे, मतलब अलग से उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया में कोई जो उत्पाद बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वही एक उत्प्रेरक का काम करे, तो वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है। इस परिघटना को स्व उत्प्रेरण भी कहते हैं।
भाई नाम से पता लग रहा है स्व यानी स्वयं, है ना, सेल्फ। तो जब कोई प्रोडक्ट ही एक उत्प्रेरक का काम करे, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का काम करे उसको क्या कहते हैं हम, उत्प्रेरण कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने है CH3COO2H5, ठीक है ना, और इसकी क्रिया अगर जल से करवाई तो उत्प्रेरक आपके पास में बन गया CH3COOH, ठीक है ना। तो ये एसिटिक एसिड हो गया एक तरह से, और यहाँ पर बन गया आपका एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। तो ये तो आपका एसिटिक एसिड और ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इस अभिक्रिया में मेथेनोइक जो था उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, जिस कारण से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर मेथेनोइक है ये उत्प्रेरक का काम करता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसका अपोजिट होगा प्रेरित उत्प्रेरण में। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए प्रेरित का काम करे या उत्प्रेरक का काम करे तो इस पर घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। प्रेरित का मतलब जो एक से दूसरा व्यक्ति प्रेरित हो जाए, है ना। उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके सामने है Na2ASO3, वायु में ऑक्सीकरण नहीं होता लेकिन ऑक्सीकरण हो जाता है इसका, मतलब वायु में ऑक्सीकरण नहीं होता परंतु Na2SO3 का ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है ना। Na2ASO3 का नहीं होगा लेकिन Na2SO3 का हो जाएगा। लेकिन जब इन दोनों मिश्रण को वायु में प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम आर्सेनाइड, ये Na2ASO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम आर्सेनाइड जो है उसमें सोडियम आर्सेनाइड के कारण ऑक्सीकरण हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी। तो बड़ी ही आसान डेफिनेशन थी, बहुत आसान था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। ये भी उत्प्रेरक का ही प्रकार है, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक मतलब वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे, ठीक है ना। ऐसा पदार्थ जो या जो अभिक्रिया के अंदर जो उत्प्रेरक यूज आ रहा है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दे और स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं हो, वो उत्प्रेरक वर्धक है। वापस से समझना कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। तो उत्प्रेरक वर्धक आपके सामने है कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर दें, बढ़ा दें। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में जो प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दे, ठीक है ना, और स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करते, उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवाई तो उत्प्रेरक आपके सामने होगा ZnO, जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक होगा, और Cr2O3 वर्धक होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर CH3OH बन जाएगा, मैथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना भाई। उत्प्रेरक विष क्या होगा, तो उत्प्रेरक विष में क्या होगा, इसमें क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। वर्धक में क्रियाशीलता बढ़ा रहे हैं जबकि उत्प्रेरक विष में क्रियाशीलता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। विष का मतलब जहर होता है और इसका मतलब होता है कमी। तो पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे, नष्ट कर दे, उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, यहां से सवाल बनने की गारंटी है। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट। काफी बच्चे कहते हैं सर आप जो है स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाइए, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाइए। अरे बोर्ड यही बोर्ड है, ये पीडीएफ ही बहुत मतलब शानदार पीडीएफ, एक एक पॉइंट आप जो 10th 12th में जो आपने पढ़ा है वही चीज़ है और यही आपके पेपर में आता है। यहीं से सवाल बनेंगे। अभी मैं आपको सवाल भी करके बताऊंगा। सभी बच्चे सेशन को लाइक करें जल्दी से, 100+ लाइक हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो SO3 के निर्माण में प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है और ऐसे 2O3 उत्प्रेरक विष का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से करवाएं तो प्लेटिनम उत्प्रेरक होगा और उत्प्रेरक जो विष होगा वो होगा A2O3, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक में यही डिफरेंस है कि उत्प्रेरक में क्रियाशीलता बढ़ती है अभिक्रिया की, जबकि उत्प्रेरक विष में क्रियाशीलता को कमी आती है, ठीक है। अब पहला सवाल आपके सामने है और सभी बच्चे सवाल नंबर 1 का आंसर करेंगे। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। तो भाई उत्प्रेरक मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, या परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित का मतलब या तो बढ़ा भी देंगे या घटा भी देंगे, दोनों कर सकते हैं। तो उत्प्रेरक स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, मतलब परिवर्तित कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 2, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। यह भी अच्छा सवाल है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। विषमांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष, प्रेरित उत्प्रेरक। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, उत्प्रेरक
में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भौतिक अवस्थाएं समान हो तो इसे सममांगी कहेंगे, इसे समांग या सममांगी उत्प्रेरक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अवस्थाएं समान हैं। तो जब भी अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाएं समान हो तो सममांग और अलग अलग हो तो विषमांग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। जब अभिकारक उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो तो मैंने बताया विषमांग उत्प्रेरक। क्या बताया? विषमांग उत्प्रेरक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब नाम से पता लग रहा है ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कमी, नेगेटिव का मतलब कमी होना। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक नेगेटिव कैटालिस्ट वह है जो क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन है, अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। तो अभिक्रिया की वेग को कम कर देता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक या नेगेटिव कैटालिस्ट होता है, ठीक है ना। और जो धनात्मक होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। तो वही बड़ा ही सिंपल है, इससे सिंपल टॉपिक केमिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। कैटालिस्ट बहुत ही सिंपल टॉपिक है। धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक में वही कि भाई अभिक्रिया को वेग को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे कहते हैं समांग उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, स्वयं उत्प्रेरक, प्रेत उत्प्रेरक। सभी बच्चे कमेंट करो, जल्दी से सेशन को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मेहनत करनी है, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। ये आज की तीसरी चौथी क्लास है, बहुत मजा आ रहा होगा आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है, मतलब उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं उत्प्रेरक या स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखना, मतलब स्वयं प्रोडक्ट ही एक कैटालिस्ट का काम करने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। उत्प्रेरक विष, विष का मतलब कमी होना, नष्ट होना, ठीक है ना। तो यहां पर जो है 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं के संयोग करके, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। उत्प्रेरक विष किस प्रकार का काम करता है? मतलब उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ये अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें कि वर्धक क्या है, उत्प्रेरक वर्धक क्या है, ठीक है। क्या पूछा आपसे कि उत्प्रेरक वर्धक क्या है? उत्प्रेरक वर्धक क्या है, ठीक है। तो उत्प्रेरक वर्धक की अगर हम बात करें तो उत्प्रेरक वर्धक का मतलब है दोस्तों कि क्रियाशीलता को बढ़ाना, ठीक है। अब 8वीं का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर, ठीक है ना, वर्धक कार्य करता है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर, ऑप्शन बी। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम अम्लों का राजा H2SO4 किंग ऑफ एसिड कहते हैं, H2SO4 किंग ऑफ एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की जो संपर्क विधि है उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का काम करता है? तो अगर H2SO4 की अगर हम बात करें, H2SO4 की अगर हम बात करें, इसे हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं, बैटरी सेल में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में जो प्लेटिनम है उत्प्रेरक के लिए कौन सा विष करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, आर्सेनिक सल्फाइड। तो जो आर्सेनिक सल्फाइड है, ठीक है, जो आर्सेनिक सल्फाइड है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की जो संपर्क विधि है उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ इसका काम करता है? तो आर्सेनिक सल्फाइड। अगला सवाल, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, ये भी अच्छा सवाल है। ये आपके जैव उत्प्रेरक होता है, बायोकैटालिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि तेल जो होते हैं वनस्पतिक तेल होते हैं। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है उसमें आपको पता होगा कि इसमें जो उत्प्रेरक यूज आता है वो हो जाएगा आपका निकल, है ना, निकल। तो ये बायोकैटालिस्ट होता है, क्योंकि ये जो क्रिया है वो बायोलॉजिकल क्रिया है, उसमें बायोकैटालिस्ट यूज आता है। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकल। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रक्रम उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है, शीर्ष कक्ष होगा सर, शीर्ष कक्ष जो है शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 11 का, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ये भी आपका जो है एक बायोकैटालिस्ट यूज आएगा इसमें, ठीक है ना। इसको भी क्या कहते हैं? बायोकैटालिस्ट यानी जैव उत्प्रेरक। तो जैविक क्रियाओं में जैव उत्प्रेरक का ही उपयोग किया जाता है। तो कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करेगा? C6H12O6 को अल्कोहल में चेंज करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जाइमेस, है ना, जाइमेस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट सवाल है, स्टार लगा दो पेपर में टपकेगा, स्टार लगा दो पेपर में टपकेगा। अगला सवाल, ठीक है ना, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जल्दी अनअकैडमी पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी, वैसे मिल रही हैं, रेगुलर क्लास हो रही है वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण, ठीक है ना। तो प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है ना। और अभी हमने पढ़ा इसमें एक वर्धक भी यूज आता है, लेकिन जो उत्प्रेरक होता है ये उत्प्रेरक प्लेटिनम होता है, पीटी होता है। प्लेटिनम सबसे महंगी धातुओं में से एक है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्लेटिनम का चूर्ण। किसका चूर्ण? प्लेटिनम का चूर्ण, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में उपयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि, अब अमोनिया उत्पादन मतलब अमोनिया का जो उत्पादन किया जाता है कौन सी विधि से किया जाता है? हैबर विधि से किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम करता है। अमोनिया की बात करें, NH3 की अगर हम बात करें तो NH3 के उत्पादन में जो हैबर विधि से उत्पादन होता है उसमें उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम करता है। अल्टीमेट क्वेश्चन है, पेपर में डेफिनेटली छपेगा, कमेंट बॉक्स में छापो क्या आंसर है। इसका राइट आंसर है मोलिब्डेनम। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोलिब्डेनम इसका आंसर हो जाएगा। तो अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में जो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में काम करता है वो मोलिब्डेनम है। आखिरी सवाल आपके सामने ये रहा, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना, और इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा। ये भी 100% पेपर में टपकने वाला सवाल है, 100% पेपर में टपकने वाला सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना, सक्रियण ऊर्जा। हमारा जो पहला सिलेबस का LDC सिलेबस का जो पहला टॉपिक है जिसमें हमने भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाओं पढ़ा, जिसमें हमने ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा और उसके बाद उत्प्रेरक, वो पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर बायोलॉजी का कोई टॉपिक लेके आओ, तो अगली क्लास बायोलॉजी के टॉपिक पर होगी। और LDC लेबर असिस्टेंट की कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, यहाँ से एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा, बस क्लास में बने रहो। धन्यवाद।